हेलो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने बसंत भाग 3 का पहला पाठ ध्वनि पढ़ लिया होगा एवं उसके प्रश्न अभ्यास को भी पूरा कर लिया होगा। आज के इस वीडियो में हम बसंत भाग 3 के दूसरे पाठ लाख की चूड़ियाँ पढ़ेंगे। पाठ की विधा कहानी है। कहानी के लेखक का नाम कामता नाथ है। यह कहानी शहरीकरण और औद्योगिक विकास के कारण गांवों में प्रचलित लघु एवं घरेलू उद्योग के समाप्त होने की कहानी है। इस कहानी के लेखक कामता नाथ जी ने दिखाने का प्रयास किया है कि कैसे मशीनों के आगमन से वे हजारों लाखों हाथ बेकार हो जाते हैं, जिनकी पहचान उनकी कला और हुनर थे। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि जब एक कला का अंत होता है तो सिर्फ उससे जुड़े कलाकार ही प्रभावित नहीं होते, बल्कि यह घटना उस कला से जुड़े सभ्यता और संस्कृति को भी समाप्त कर डालता है। तो आइए बच्चों, हम लोग कहानी को देखते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कहानी के शीर्षक की। शीर्षक है लाख की चूड़ियाँ। बच्चों, आपने रंग बिरंगी लाल, पीली, हरी, नीली बहुत सी चूड़ियाँ अवश्य देखी होंगी, परंतु यहाँ बात लाख की चूड़ियों की है। इसलिए आप लोगों को यह जानना जरूरी हो जाता है कि लाख क्या चीज़ होती है। बच्चों, लाख एक पदार्थ है जिसे लाख के कीट से प्राप्त किया जाता है। लाख का उपयोग प्राचीन काल से बहुत से कामों जैसे आभूषण बनाना, चूड़ियाँ बनाना तथा खिलौने इत्यादि बनाने के काम में आते रहा है। तो शीर्षक के अनुरूप यह कहानी बदलू मनिहार की है, जो लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करता था। यह काम उसका पैतृक काम था। लेखक बचपन में अक्सर अपने मामा के गांव जाया करते थे। सारे गांव में उन्हें बदलू सबसे ज़्यादा अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह उन्हें सुंदर सुंदर रंग बिरंगी लाख की गोलियां बनाकर देता था। यही लेखक के लिए मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा कारण था। उन्हें जब भी मौका मिलता, यानी गर्मी की छुट्टी तथा इसी प्रकार की कोई और छुट्टी होती, तो अपने मामा के गांव चले जाते और जब लौटते तो उनके पास लाख की ढेरों रंग बिरंगी गोलियां रहती थीं, जो उनके मित्रों का मन मोह लेती थीं। लेखक यह बताते हैं कि मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं तो उन्हें कभी बदलू मामा नहीं कहता था, बदलू काका कहा करता था, क्योंकि सारे गांव के बच्चे उसे बदलू काका कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का पेड़ लगा था। उसी पेड़ के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्ठी दहकती रहती थी, जिसमें वो लाख को पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी को आकार देता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियाँ रखी रहती थीं, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। लाख की चूड़ी को आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और इस प्रकार वह एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के बाद वह उन पर रंग किया करता था। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यह बदलू की फैक्ट्री थी, जहाँ वह लाख की चूड़ियाँ बनाया करता था और यह हुनर उसने अपने पूर्वजों से सीखा था, यानी यह कला उसकी पुश्तैनी कला थी। बदलू अपना काम एक मचिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। पास ही में उसका हुक्का रखा रहता था, जिसे वह काम करते करते बीच बीच में पीता रहता था। मामा के गांव में लेखक का दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह लेखक को लला कहा करता और उनके पहुंचते ही वह उनके लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। लेखक घंटों बैठकर उसे चूड़ियाँ बनाते देखते रहते। पूरा पूरा दिन काम करने के बाद बदलू एक दिन में
4-6 जोड़े चूड़ियाँ ही बना पाता था और बनी हुई चूड़ियों को बेलन पर चढ़ाने के बाद वह कुछ क्षण तक चुपचाप उन्हें ऐसे देखता मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। बदलू मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। वह बहुत सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत बहुत ज़्यादा थी। उसके गांव की तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थीं। आसपास के गांवों के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से नहीं बेचता था। उसका तो अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। बच्चों, आप लोग सोच रहे होंगे कि यह वस्तु विनिमय का तरीका क्या होता है। पुराने जमाने में व्यापार में वस्तु विनिमय का तरीका प्रचलित था। इस प्रक्रिया में एक व्यक्ति अपना कोई वस्तु देकर दूसरे व्यक्ति से कोई दूसरी वस्तु प्राप्त करता था। तो बदलू भी इसी व्यापार प्रणाली को अपनाते हुए अपनी चूड़ियाँ देता था और बदले में लोग उसे अनाज देते थे। लेखक बताते हैं कि बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। उन्होंने उसे कभी किसी से झगड़ते नहीं देखा था, परंतु शादी विवाह के अवसर पर वह पूरी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही अलग है। लेखक बताते हैं कि उनके मामा के गांव में किसी लड़की की शादी में जरा सी किसी बात पर वह बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में काफ़ी मुश्किल उठानी पड़ी थी। विवाह के अवसर पर इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी पत्नी को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए वस्त्र एवं पगड़ी मिलती और रुपये जो मिलते सो अलग। बदलू को इस संसार में यदि किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियाँ। यदि किसी भी स्त्री के हाथ में कांच की चूड़ियाँ देखता तो वह अंदर ही अंदर कुड़ जाता था। जब लेखक उससे कहते थे कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं, तो वह उत्तर देता कि शहर की बात और है लला। बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर करता। वह मेरे लिए अपनी गाय के दूध की मलाई बचाकर रखता था और आम के दिनों में मैं रोज ही 2-4 आम उसके यहाँ खा लेता था। लेकिन जिस कारण वह मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता था। लेखक हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चले जाते और स्कूल खुलने के समय तक लौटते, परंतु 2-3 बार ही अपने मामा के यहाँ गए होंगे कि तभी उनके पिताजी की एक दूर के शहर में बदली हो गई और लेखक लगभग 8-10 वर्षों के बाद अपने मामा के गांव जा सके। इतने लंबे अंतराल के बाद जब वो मामा के गांव गए तो इतने बड़े हो चुके थे कि लाख की गोलियों में उनकी रुचि खत्म हो चुकी थी। इसलिए गांव में कई दिनों तक लेखक को बदलू का ध्यान तक नहीं आया। तभी एक घटना हुई और लेखक को बदलू की अचानक याद आ गई। बरसात में लेखक के मामा की लड़की फिसल कर गिर गई और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। लेखक को अचानक बदलू की याद आ गई। उन्होंने अपनी बहन की मरहम पट्टी की और शाम को घूमते घूमते बदलू के घर चले गए। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के पेड़ के नीचे एक खाट पर लेटा था। लेखक ने उसका अभिवादन करते हुए नमस्ते बदलू काका कहा। बदलू ने भी नमस्ते भैया कहकर उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने लेखक को पहचाना नहीं। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था, लेखक ने अपना परिचय देते हुए कहा। बदलू कुछ देर चुप रहा और अचानक बोल पड़ा, आओ आओ लला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, लेखक ने कहा। जब लेखक को मचिया और भट्टी नहीं दिखी तो उन्होंने बदलू से पूछा, आजकल काम नहीं करते काका?
नहीं लला, काम बंद हुए कई साल हो गए। मशीन युग है ना। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ अब कोई नहीं पूछता। लेखक को लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी हुई है। लेखक देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर तक शांति छा गई। तब लेखक ने बात बदलते हुए पूछा, अब आम की फसल कैसी है? अच्छी है लला, बहुत अच्छी, बदलू खुश होते हुए बोला और अपनी बेटी को आवाज लगाते हुए बोला, अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। लेखक ने महसूस किया कि बदलू का शरीर अवस्था से ज्यादा ढल चुका था। उसके हाथों और माथे की नसें उभर आई थीं। उसने लेखक से आम खाने का आग्रह किया। लेखक ने उससे पूछा कि गाय कैसी है काका? तो उसने कहा कि 2 साल हुए बेच दी। कहाँ से उसे खिलाता? यानी बदलू की स्थिति दयनीय हो गई थी। जब रज्जू आम लेकर आई तब लेखक ने देखा कि उसकी कलाइयों में लाख की चूड़ियाँ थीं जो बड़ी ही सुंदर लग रही थीं। बदलू ने लेखक की दृष्टि को भांपते हुए कहा कि यही आखिरी जोड़ा था, जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर बनाया था। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने नहीं दिए, कहा कि शहर से मंगा लीजिए। लेखक ने कहा कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों की भांति कमजोर नहीं था कि आसानी से टूट जाए। कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है और इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारा व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों की तरह कमजोर नहीं होना चाहिए जो मुश्किल पड़ते ही टूट जाए। उसे बहुत मजबूत होना चाहिए, उसकी अपनी पहचान होनी चाहिए।